हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 फिज़िक्स चैप्टर के पार्ट 2 को देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने मैग्नेट्स के बारे में और एक बार मैग्नेट और उसके फील्ड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लिया था। तो आज हम देखेंगे ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। देखिए, एक साइंटिस्ट थे ओरस्टेड। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ढूंढा, लेकिन बाय मिस्टेक ये हुआ था। देखिए, एक बार ओरस्टेड जब क्लास ले रहे थे तब गलती से उन्होंने एक कंपास नीडल को एक करंट कैरिंग वायर के पास रख दिया। ओके, सो ये बैटरी है, ये वायर और ये स्विच। यहाँ पर करंट कंडक्ट हो रहा था क्योंकि स्विच ऑन था। तो उन्हें नहीं पता था क्या होने वाला है, लेकिन एक कंपास नीडल बाजू में था। ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, यानी मूव हुआ। इसे देखकर ओरस्टेड ने समझा कि एक मैग्नेट, यानी ये नीडल तो मैग्नेट ही है ना, दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ साउथ पोल। तो एक मैग्नेट तभी डिफ्लेक्ट हो सकता है जब हम एक दूसरा मैग्नेट लाएंगे। सपोज़ यहाँ पर एक नॉर्थ पोल है, तो ये साउथ पोल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि एक मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट ज़रूर किसी ना किसी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हुआ होगा। तो उसने समझ लिया कि करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो जब भी मैं कहूँ करंट कैरिंग वायर या फिर कंडक्टर, दैट इज़ नथिंग बट बिहेविंग एज अ मैग्नेट। अब आप अगर उसे मैग्नेट ही समझ लेंगे तो भी कोई गलत बात नहीं है, उसके प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वैसे ही होंगे। उसने क्या किया, करंट को रिवर्स कर दिया। करंट इसमें इस तरह था तो रिफ्लेक्शन हुआ था इस तरफ। अब उन्होंने करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, डिफ्लेक्शन ये भी हुआ उल्टा, यानी अब इस तरफ, यहाँ पर इस तरफ, यहाँ पर ऐसे अपोजिट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग कंडक्टर्स के केस में, ये डिपेंड करता है करंट पर। यानी सपोज़ आपने करंट बढ़ा दिया, इस सर्किट में करंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा ये भी बहुत बड़ा होगा, यानी वो फील्ड जहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस हो वो बहुत बड़ा बन जाएगा। और अगर मैंने करंट को कम कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगा। और अगर मैंने करंट को रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड को भी हमने रिवर्स कर दिया। इन शॉर्ट, मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करता है। ओके, यही था ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। हमने जिस तरह पिछली बार किया था हम उस तरह भी कर सकते हैं। 3 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। तो देखिए, आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, बीच में कार्डबोर्ड की होल कीजिए और वहाँ पर से एक आयरन रॉड डाल दीजिए और उसे कनेक्ट कर दीजिए वायर से। ये वायर एक स्विच से होते हुए बैटरी, उसके बाद फिर से कनेक्ट हो जाएगा रॉड को। इससे रॉड में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। जब रॉड में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ढूंढने के लिए हमें कंपास को बार बार इधर उधर रख के चेक करना होगा और उसके नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को पॉइंट करना है। यहाँ पर ये इस तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी नॉर्थ पोल ये वाला है और ये साउथ पोल है। उसी प्रकार हमने कंपास नीडल को यहाँ पर भी रखा, यहाँ पर भी रखा, यहाँ पर भी रखा, और हमने हर एक नॉर्थ पोल को हमने हर एक नॉर्थ पोल को मेजर किया। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ओके, इस तरह मेजर करते करते हमने पाया कि वो अरेंजमेंट हुआ एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का,
यानी एक सर्कल, उसके बाद सर्कल, उसके बाद फिर सर्कल, इस तरह एक पैटर्न मिला हमें। और दूसरा मेथड ये भी है कि आप इस कार्डबोर्ड पर एक आयरन फिलिंग्स का चूरा डाल देते हैं, इससे वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के अरेंजमेंट में बन जाता। सो इससे भी आप समझ सकते थे कि क्या डायरेक्शन है। और अगर आपको डायरेक्शन चाहिए कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, तो एज़ यूजुअल आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ख़त्म, राइट। अब एक और बात, जब करंट ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, देखिए ऐसे। सो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैंने करंट को रिवर्स कर दिया, यानी करंट अब ऐसे आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स होनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा था वो करंट पर ही डिपेंड करती है। यस, तो वो उल्टा हो जाएगा। इस केस में ऐसा, तो करंट उल्टा करने के बाद वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स बनाएंगे। ओके, सो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखिए मैग्नेटिक लाइंस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ये तो हमने देख लिया। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस रिवर्स हो जाएगा जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर देंगे, ये भी हमने देखा था। और जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जब डाउनवर्ड तो ये क्लॉकवाइज, ये भी हमने देखा था। अब नेक्स्ट हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जैसा कि हमने पिछली बार कहा था, अगर करंट बढ़ाएंगे तो ये फील्ड और बड़ा, यानी यहाँ पर भी सर्कल्स होंगे, यहाँ पर भी सर्कल्स होंगे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बड़ा हो जाएगा। और एक बात, जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर दूर जाएंगे वैसे ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर आप आके बार मैग्नेट रख देंगे तो वो बहुत ही हल्का फोर्स एक्सपीरियंस करेगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर रखने से। सो यही हमारा यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। क्लियर? सो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर? सो एक और प्रॉपर्टी है, टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर वी हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ रूल। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा कि अगर ऊपर तरफ जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे तो ये क्लॉकवाइज, ये तो फिनोमिना हो ही रहा है। लेकिन हमें कैसे याद रहेगा कि अगर ऊपर तो एंटी क्लॉकवाइज और नीचे तो क्लॉकवाइज? इसी के लिए हमारे पास एक रूल है, या फिर एक शॉर्टकट जिसे आप कह सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल। इसे हम मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि आप ऐसा मान लीजिए कि इस रॉड को आपने अपने हाथ में पकड़ा है और करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आपने अपने थंब को स्ट्रेच किया हुआ है। ओके, याद रखिए ये सिर्फ राइट हैंड के साथ कीजिए। तो राइट हैंड को आपने मुट्ठी बना लिया और थंब को आपने करंट की डायरेक्शन में उठा लिया। तो अब जो फिंगर्स का कर्ल है, यानी कि हाँ ये देखिए, ये हमारा थंब है मान लीजिए, और ये हमारा फिंगर्स है। तो फिंगर्स सपोज़ इस तरफ कर्ल है, इस तरफ, कुछ इस तरफ, तो हमें वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देंगे। जैसे कि इस केस में आप ट्राई कीजिए, अपने राइट हैंड को लीजिए और एक मुट्ठी बनाइए और थंब को स्ट्रेच कीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर करंट अपवर्ड डायरेक्शन है। तो आपके फिंगर्स के कर्ल ये आपको डायरेक्शन दे देंगे। सो यही है राइट हैंड थंब रूल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। सो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ये हमारा एक सर्कुलर लूप है। इसमें सेम आप देख सकते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर एरिया पर कंसंट्रेट करेंगे तो ये
ये पर्टिकुलर एरिया एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा हमारे लिए, यानी कि ये एक पर्टिकुलर एरिया एक करंट कैरिंग रॉड की तरह बिहेव करेगा। सो हमने देखा था कि रॉड के केस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, लेकिन ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इतने बड़े बन जाएंगे कि एट लास्ट एक पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन दे देंगे, ओके, एट द मिडिल, है ना। सो एट द मिडिल स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बहुत ही बड़ा होता है उधर, ओके। और सिमिलरली इस एरिया यानी कि यहाँ पर भी सेम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इजी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सर्कुलर एट द पॉइंट्स वेयर द करंट एंटर्स और लीव्स द कॉइल, यानी कि हाँ, एट पॉइंट्स फ्रॉम वेयर द करंट एंटर्स, यानी जहाँ से करंट एंटर कर रही है वहाँ पर, और जहाँ से एग्ज़िट कर रही है वहाँ पर भी वो सर्कुलरली बनाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया है। असल में ऐसा नहीं होता है, असल में हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ होता है, ओके। हर एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ होता है, ओके। इसे याद रख लीजिए, हर एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला पैटर्न बनेगा। सो जो विद इन द स्पेस एनक्लोज्ड बाय द कॉइल द फील्ड लाइन्स आर सेम इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉइल के अंदर का पोर्शन सभी मैग्नेटिक फील्ड्स अंदर की डायरेक्शन में ही है, ओके। सो सेम डायरेक्शन में है, यही है हमारा सेकेंड वाला। नियर द सेंटर ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक लाइन्स आर ऑलमोस्ट पैरेलल, ये हमने देखा था। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर कॉइल, यानी कि स्ट्रेट है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यस सेम। जितना आप नज़दीक रहेंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जितना दूर उतना ही मैग्नेटिक इफेक्ट कम हो जाएगा, और अगर करंट हाई करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड ये होता है एक लॉन्ग कॉपर कॉइल्स वाला इंस्ट्रूमेंट, ओके। सो आप एक कॉपर वायर लीजिए और इसे एक पेंसिल या फिर पेन के अराउंड कॉइल कर दीजिए, तो वो आपका एक सोलेनॉइड बन जाएगा। तब जब उसे आप एक बैटरी से कनेक्ट करके उसमें करंट पास करेंगे। सो ये है हमारा एक सोलेनॉइड, ओके। इसके ये एंड्स कनेक्ट होते हैं बैटरी से इस तरह। सो ये ऐसे यहाँ पर से करंट आएगा, यहाँ पर से जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द सोलेनॉइड, ये मैंने आपको बताया है। आप कंपास को रख कर इसे पता कर सकते हैं। जब हमने इसे पता किया तो हमें सेम वही पैटर्न मिला जो हमने एक बार मैग्नेट के केस में देखा था। देखिए, बार मैग्नेट के केस में हमने कुछ इस तरह का पैटर्न देखा था, और अब सोलेनॉइड के केस में आप देख सकते हैं हमारा पैटर्न बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये हमें इस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है। इसे टेस्ट करने के लिए आप बार मैग्नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बार मैग्नेट लाए, अगर ये अट्रैक्ट हुआ नॉर्थ पोल से तो ये साउथ पोल है, और अगर ये रिपेल हुआ तो ये नॉर्थ पोल है। इजी, यस। तो सोलेनॉइड इज़ नथिंग बट ए कॉपर वायर का long coil, okay. When a solenoid is connected to a battery and current is passed through it, it produces a magnetic field which is similar to magnetic field produced around a bar magnet. ये हमने देखा है, यानी कि one side of solenoid acts as north pole and other acts as south pole. इसे हम आसानी से बार मैग्नेट की मदद से पता कर सकते हैं कि कौन सा साउथ है कौन सा नॉर्थ है। जो सोलेनॉइड का एंड नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा वो साउथ होगा,
और जो नॉर्थ से रिपेल करेगा वो नॉर्थ पोल रहेगा। क्लियर? यस। अब इसका स्ट्रेंथ देखिए, सोलेनॉइड का स्ट्रेंथ ये अमाउंट ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा, यानी कि अगर आप सोलेनॉइड में ज़्यादा करंट भेजेंगे तो वो हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इतने, यानी कि एग्जांपल इतने टर्न्स के बदले अगर हमने कुछ ज़्यादा टर्न्स दिए, सो दिस विल हैव हायर मैग्नेटिक फील्ड एज कम्पेयर टू दिस, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा ये। ओके, नेक्स्ट, डिक्रीजिंग गैप बिटवीन द टर्न्स। समझिए, आपने बहुत गैप दिया है वायर को कॉल करते समय, और एक है जिसमें आपने गैप्स बहुत ही छोटे रखे हैं। सो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। ओके, क्लियर? सो डिक्रीजिंग द गैप बिटवीन द टर्न्स, गैप रिड्यूस करके हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। द नेचर ऑफ मटेरियल, सपोज़ आपने एक अच्छे कंडक्टर को लिया है तो दैट विल बी गिविंग अस हाई मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अगर आपने किसी एलॉय को लिया है जो रेजिस्ट करेगा करंट को फ्लो को, तो वो एक अच्छा मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। ओके, सो ये थे वो 4 चीज़ें जिन पर हमारे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट है, ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब हम उसमें करंट पास करेंगे, और जैसे ही हम करंट बंद कर देंगे तो वो फिर से अपना मैग्नेटिज़म लूज़ कर जाएगा। सो एक एग्जांपल देखिए सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। एक आयरन नेल लीजिए, उसके अराउंड कॉपर वायर को कॉइल कीजिए और उसे बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। सो अब ये नेल जो है, आयरन नेल, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू करेगा। अगर आप यहाँ पर पिन लाएंगे, आयरन पिन, तो ये अट्रैक्ट होंगे, ये सारे अट्रैक्ट होंगे। सो और जैसे ही आप करंट बंद कर देंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी कम, यानी कि बंद हो जाएगा। लेकिन आयरन के केस में क्या होता है कि सॉफ्ट आयरन, या ये जो हम आयरन इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्ट आयरन नहीं होता है। सॉफ्ट आयरन एक अलग तरीके का आयरन होता है। सॉफ्ट आयरन कोर के अराउंड जब आप कॉपर वायर को कॉइल करके करंट पास करते हैं तो वो सॉफ्ट आयरन कोर एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कोई सा भी मैग्नेट जो करंट भेजने पर मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है और करंट बंद करने पर मैग्नेटिक इफेक्ट खो देता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ ये किस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, अगर आप यहाँ पर ज़्यादा टर्न्स लगाएंगे तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। करंट फ्लोइंग इन द कॉइल, अगर हम करंट को ज़्यादा कर देंगे एक हाई वोल्टेज बैटरी लगाकर, तो दैट विल आल्सो गिव अस अ गुड मैग्नेट। लेंथ ऑफ गैप बिटवीन द पोल्स, यानी कि गैप्स जो है वो हम रिड्यूस करके भी मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं। और स्टील हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि वो मैग्नेटिज़म लूज़ नहीं करता है स्विच ऑफ करने पर भी। हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जो स्विच ऑफ करने पर मैग्नेटिज़म खो दे, लेकिन स्टील ऐसा नहीं करता है। सो हम स्टील का इस्तेमाल नहीं करते इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में। ओके, क्लियर? यस, ये फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने देखा सबसे पहले ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, किस तरह से मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, और इससे हमें ये पता चला कि किसी भी चीज़ में अगर करंट जा रही है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो मैग्नेट ही बन जाएगा। और करंट ज़्यादा तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा, करंट कम तो मैग्नेटिक इफेक्ट कम। करंट का डायरेक्शन बदल दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल जाएगा, यानी कि पूरा करंट पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में
और इसके मैग्नेटिक फील्ड को याद रखने के लिए हमने एक शॉर्टकट भी देखा था, जिसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, या फिर मोस्ट कॉमनली मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और फिर उसके बाद हमने एक सर्कुलर लूप के अराउंड देखा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, और एक सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड के अराउंड कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो सिमिलरली एक डार्क मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और उसके पोल्स आइडेंटिफिकेशन भी हमने देखा, और इसके स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करते हैं, उन फैक्टर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में जाना, और उनके स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करते हैं इसके बारे भी हमने देखा। सो अगले वीडियो में हम फैक्टर्स फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।